स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। इसमें हम आपको जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। उसी के साथ हम आपको करवाने वाले हैं उन प्रश्नों के संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आने वाली सभी शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं हम। प्रश्न है हमारा, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का रेलवे कोड क्या है? इसका आंसर है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का कोड है BPL। भोपाल जंक्शन भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और यह भोपाल मंडल का मुख्यालय भी है। यह भारत के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले मुख्य उत्तर दक्षिण मार्ग पर स्थित है। भोपाल का दूसरा प्रमुख स्टेशन जो है रानी कमलापति है, जिसका कोड है RKMP है। यह भारत का पहला विश्व स्तरीय निजी रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? 1956 में मध्य राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में स्थापित किया गया था। इससे संबंधित पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी, जब नया मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना से पहले यह न्यायालय 2 जनवरी 1936 से नागपुर में उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा था। इसकी जो मुख्य पीठ है वह जबलपुर में स्थित है और इसकी 2 स्थायी खंड पीठें जो है वह ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला थे, जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न पूछा गया था, उज्जैन में पेंटिंग या प्रिंटिंग के लिए कौन सी कला प्रसिद्ध है? उज्जैन में वस्त्रों पर की जाने वाली भैरवगढ़ बटिक प्रिंट कला प्रसिद्ध है। भैरवगढ़ बटिक प्रिंट कपड़े पर हाथ से की जाने वाली एक विशेष प्रकार की छपाई कला है जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। इसमें पिघले हुए मोम को कपड़े पर उन हिस्सों में लगाया जाता है जहां रंग नहीं पहुंचाना होता है। फिर कपड़े को रंग में डुबोया जाता है। मोम वाले हिस्से बिना रंगे रह जाते हैं, जिससे सुंदर पैटर्न बनते हैं। भैरवगढ़ प्रिंट कला को इसकी विशिष्टता के लिए GI टैग भी प्रदान किया गया है, जो इसकी क्षेत्रीय पहचान और गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। चित्रकला के क्षेत्र में उज्जैन मालवा की लोक कला का एक केंद्र रहा है। यहाँ भित्ति चित्रों और मांडनों की परंपरा भी प्रचलित है, जहाँ चितेरे वंश परंपरा से काम करते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। यह विभाजन मिट्टी, वर्षा और तापमान के आधार पर किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विशेष की फसलों और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। राज्य की सामान्य जलवायु जो है उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। अगला प्रश्न पूछा था, 1952 में हुए चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार कितने साल तक चली थी? 1952 में गठित तत्कालीन विधानसभाओं का कार्यकाल लगभग 4 साल का था, जो नवंबर 1956 तक चला। कार्यकाल की समाप्ति का मुख्य कारण था 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नए मध्य प्रदेश राज्य का गठन होना था। 1952 में मध्य प्रदेश एक एकीकृत राज्य नहीं था। यह मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों जैसे भागों में बटा हुआ था। एकीकृत मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो है पंडित रविशंकर शुक्ल बने। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, यानी कि राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यह चुनाव एकल संक्रमणी मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। संसद के मनोनीत सदस्य भी इस चुनाव में मतदान करते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव के से एक प्रमुख अंतर है। यह प्रक्रिया संविधान के
अनुच्छेद नंबर 66 में वर्णित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा कौन करता है? इसका आंसर होगा केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। इसका मुख्य कार्य राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व और सहायता अनुदान के सिद्धांतों की सिफारिशें करना है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो संघीय वित्तीय संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत के अन्य बांधों के बारे में देखते हैं। टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगला बांध है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। इसकी विशेषता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। यह उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। इसकी विशेषता है दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ है। इसकी विशेषता है भारत में सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता वाला बांध जो है सरदार सरोवर बांध है। इन बांधों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है, झेलम नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? झेलम नदी जो है मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होकर बहती है। झेलम नदी का उद्गम भारत में जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के पास वेरीनाग झरने से होता है। यह नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है और श्रीनगर शहर तथा भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील से होकर गुजरती है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के साथ एक सीमा बनाती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम सिंधु तंत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है और सिंधु तंत्र की 5 प्रमुख नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2018 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 2018 के एशियाई खेल जो कि जकार्ता और पालेमबांग में हुए थे उसमें भारत ने कुल 15 स्वर्ण पदक जीते थे। 2018 के एशियाई खेल जकार्ता और पालेमबांग जो कि इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे, भारत ने इन खेलों में कुल 69 पदक जीते थे जो एशियाई खेलों के इतिहास में उस समय तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 30 कांस्य पदक जीते थे। भारत 8वें स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया था, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस में कौन बदल देता है? लाल लिटमस पेपर को क्षार या क्षारीय विलयन नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की पहचान करने के लिए किया जाता है। क्षारों का स्वाद कड़वा होता है और इनका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए साबुन का घोल, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके विपरीत जो अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। उदाहरण के लिए नींबू का रस, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। उदासीन विलयन जो होते हैं जैसे शुद्ध जल, यह लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक नदी पर लोहे का पुल बना हुआ है, उस पर किसी धातु का लेपन किया जाए जिससे कि उसका संक्षारण ना हो, तो वह धातु है लोहे के पुल पर हमें जस्ते या जिंक धातु का लेपन किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। लोहे का नमी और हवा से नष्ट होना जो है जंग कहलाता है। गैल्वेनीकरण जो है लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाना होता है। जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यह पहले स्वयं नष्ट होकर लोहे को बचाता है। इसे बलिदानी सुरक्षा भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था,
घरों में लगाए जाने वाले अर्थिंग तार का रंग क्या होता है? इसका आंसर होगा घरों में लगाए जाने वाले अर्थिंग तार का रंग हमेशा हरा होता है। यह तार सुरक्षा के लिए होता है। यह उपकरणों की बॉडी के करंट को सीधे जमीन में भेजकर बिजली के झटके से बचाता है। अन्य रंग जो होते हैं लाल और भूरा रंग का तार, यह मुख्य धारा वाला तार है, फेज तार। काला या नीला तार, यह सर्किट पूरा करने वाला तार या उदासीन तार होता है। यह रंग कोडिंग सुरक्षा सुनिश्चित करती है और गलती को रोकती है। अगला प्रश्न था, मनुष्य के बालों के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? मनुष्य के बालों के विकास के लिए मुख्य रूप से त्वचा के नीचे स्थित बालकूप और केराटिन नामक प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं। बाल केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं जिनका निर्माण बालकूप में होता है। बालों का विकास मुख्य रूप से आनुवंशिक और एंड्रोजन जैसे हार्मोन से नियंत्रित होता है। बालों का विकास 3 चरणों में होता है, एनाजेन, केटजेन, टेलोजेन में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? सोन नदी की कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ से होता है। यह नर्मदा नदी और महानदी के उद्गम स्थल के पास से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से गुजरती हुई अंत में बिहार में प्रवेश करती है। अब मध्य प्रदेश की कुल प्रमुख नदियों की लंबाई देखते हैं हम। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें से यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी है, उसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर और सोन नदी की कुल लंबाई है लगभग 784 किलोमीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर। नदियों की लंबाई से संबंधित भी पहली शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्पीकर में क्या बनता है? स्पीकर में जो बनता है ध्वनि ऊर्जा बनती है। स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें विद्युत संकेत एक कुंडली को कंपित करते हैं, जिससे जुड़ा हुआ शंकु हवा में दबाव तरंगें उत्पन्न करता है जो ध्वनि होती है। स्पीकर जो है माइक्रोफोन के विपरीत कार्य करता है, जो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अभी हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस से संबंधित उन प्रश्नों को देखा है और उनसे संबंधित कुछ फैक्टों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।